बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बॉटम लाइन विद चौधरी अकमल। नाजरीन, कल माली साल 2023-24 के लिए जो है वो बजट वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब ने जो है वो पेश कर दिया है, जिसमें मजमूई तौर पे जो टैक्स कलेक्शन का हदफ जो रखा गया है वो 9,200 है और टोटल जो हजम है इस बजट का वो 14,460 अरब रुपए है। तो इससे पहले जो है उन्होंने इकनॉमिक सर्वे पेश किया, तो थोड़े से मैं उनके फिगर्स आपके साथ शेयर कर लूँ, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। 9,200 अरब रुपए का जो रखा है वो इस साल इन्होंने टारगेट रखा है, जबकि अप्रैल लास्ट जुलाई से लेके और अप्रैल तक जो है वो हमने 5,349 बिलियन कलेक्ट किया है और तकरीबन जो है वो टारगेट 6,240 अरब का है, जो कि अचीव होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अब यहाँ ये चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि 6,240 अरब का जो हदफ है वो अचीव नहीं हो पा रहा, और किस सूरत हाल में कि जब इन्फ्लेशन आपके पास 29% रहे, क्योंकि 29% इन्फ्लेशन का मतलब ये है कि ये भी इनडायरेक्टली जो है वो टैक्स की जो मजमूई कलेक्शन होती है उसमें इजाफे का बाइस बनता है। शरह सूद में इजाफा जो है वो तकरीबन 21% रही, 5 से 6% जो है वो शरह सूद में इस माली साल में इजाफा किया गया, ये भी इनडायरेक्टली टैक्स वसूली में इजाफे का बाइस बनता है। तो इन सब चीज़ों के बावजूद जो है वो 6,240 अरब रुपए जो है वो अचीव होना मुश्किल नज़र आ रहे हैं। तो अब आइंदा माली साल के लिए 9,200 अरब का जो है वो हदफ हमने रख दिया है। तो क्या ये 9,200 अरब रुपए का हदफ जो है वो अचीव हो जाएगा? मुझे तो उसमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात नज़र आ रही हैं, क्योंकि अब अगर तो आप सोच सकते हैं कि अगली मरतबा भी 5 से 6% जो है वो शरह सूद में इजाफा किया जाएगा, इसी तरीके से महंगाई की शरह भी यही 30 से 35% रहेगी और सो ऑन, क्योंकि अपेरेंटली इस किस्म के कोई स्टेप्स इसमें लिए हुए नज़र नहीं आ रहे। कहने को तो बहुत अच्छा है कि जी एक्सपोर्टर्स को जो है ना वो रिलीफ देंगे और 5 ईज़ और पाकिस्तान का जो विज़न जो है वो मुतारफ़ करा तो दिया है, लेकिन प्रैक्टिकली भी तो ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है, अपार्ट फ्रॉम पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसके ऊपर जो है वो वज़ीर ख़जाना साहब ने बहुत कोई लंबी तकरीर कर दी, और जो मेन जो वॉल्यूम है, जो हमारी इंटरेस्ट की पेमेंट्स हैं जो कि आधे से भी ज़्यादा हो चुकी हैं इस वक्त, वो कहाँ से पे होंगी। फिर उसके बाद बजट का जो खसारा है 6,000 अरब से ऊपर का, ये कहाँ से पूरा होगा और कैसे पूरा होगा? क्या हम एक डेट ट्रैप में नहीं फंस गए? तो उस डेट ट्रैप से हम निकलेंगे कैसे? तो ये सारी इस किस्म की चीज़ें हैं जिनसे न सिर्फ ये कि हमारी ताजिर बरादरी भी बहुत परेशान है, बल्कि अवाम भी परेशान है कि आखिर कब तक जो है ये महंगाई के कड़वे घूंट जो है वो आवाम पीती जाएगी। प्लस ये कि अभी भी हमें कोई इस चीज़ की एश्योरिटी नहीं है कि IMF जो है वो हमें इस बजट के बाद जो है वो लोन की जो हमारा 9वां 10वां जायज़ा जो अभी बाकी है तो उसकी जो इंस्टॉलमेंट देगा या नहीं देगा, क्योंकि अगर फ़र्ज़ करें आज के दिन भी वो ओके कर देते हैं तो भी इट विल टेक एटलीस्ट अ मंथ कि वो उसको इशू करेंगे, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होगा, फिर उसके बाद जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जाएगा। तो ये सूरत हाल है नाजरीन। और जो रिलैक्सेशन अपेरेंटली नज़र आ रही है कि सोलर पैनल्स के ऊपर दी है कि सोलर पैनल का अगर कोई ख़ाम माल, सोलर पैनल नहीं, उनका ख़ाम माल इन्वर्टर्स का या दीगर जो भी चीज़ें, ताकि यहाँ पे उनकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू की जाए, ये बहुत अच्छा स्टेप है। लेकिन जब वहाँ पर डॉलर ही नहीं है तो हमारे पास आएंगे कहाँ से ये सारे सोलर पैनल? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि एक तरफ तो आपको सूद की अदायगियाँ करनी है, दूसरी तरफ डॉलर जो है वो आपका पहले से जो है वो इतना महंगा हुआ है, और पहले की LCs भी ना सिर्फ ये कि ब्लॉक हैं कि लोगों की अभी तक लोगों ने जो इम्पोर्ट्स की हुई हैं उनकी पेमेंट ना होने की वजह से, डॉलर की नायाबी की वजह से उनकी वो पुराने वाली LCs नहीं रुकी। तो आप ये ड्यूटी वगैरह एग्जैम्प्ट कर भी देंगे तो क्या ये पॉसिबल होगा कि हम वहाँ से ला सकें? ये सारी चीज़ें बड़ी सोचने की काबिल हैं। लेकिन उसमें जो मुझे सबसे पॉजिटिव चीज़ नज़र आई वो ये था कि एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस करना। देखिए, मैं पहले दिन से यही बात कर रहा हूँ कि अगर हम एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस करेंगे इमीडिएटली जो है वो तो हमें जो है ना वो एग्रीकल्चर से ही जो ऐसा वाहिद शुबा है जो हमें इस बहरान से
निकाल सकता है, दीगर शोबों में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसके ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर हुकूमत की तवज्जो, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। एक चीज़ और जो मिसिंग है वो है ट्रैवल एंड टूरिज़म। इसके ऊपर भी अगर तवज्जो दे दी जाती तो इमीडिएटली ये वो चीज़ें हैं जो हमारी एक्सपोर्ट भी बढ़ सकती हैं और हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज की जो रिज़र्व्स हैं उसमें भी इजाफा हो सकता था। उसमें बहुत सारी तजावीज़ दी जा सकती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, तकरीबन 90 लाख 1 करोड़ के लगभग पाकिस्तानी बाहर रहते हैं। अगर हम उनको ही थोड़ा सा मोटिवेट कर दें कि आप लोग पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ जो इंतहाई खूबसूरत हैं उनकी तरफ आएँ, उनका विज़िट करें, तो उसकी तरफ उनको थोड़ा सा अगर हम इंसेंटिवाइज़ करें कि जी जो पाकिस्तानी बैरून मुल्क यहाँ पे रेफ़र करेगा गैर मुल्कियों को देखने के लिए, तो हम उनको ये इंसेंटिव देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक ट्रिप उनको फ्री दे दिया है, यहाँ पे कोई टैक्स रिलैक्सेशन दे दी, या कोई प्रॉपर्टी में इंसेंटिव वगैरह दे दिया। तो इसके ऊपर अगर थोड़ा सा सोच विचार करके एक पॉलिसी फर्दर मुरतब कर ली जाती ट्रैवल एंड टूरिज़म को भी फोकस करने के लिए, तो ये भी मेरे ख्याल में इमीडिएटली जो है वो हमारे लिए फॉरेन एक्सचेंज जो है वो गेन करने का बाइस बन सकता है। अच्छा, प्रोग्राम का जो है वो हम बाकायदा आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है प्रेसिडेंट ICM में पाकिस्तान शहजाद अहमद मलिक साहब ने। टैक्स के उमूर के ऊपर ख़ासी महारत रखते हैं, तो इनसे हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि टैक्स के हवाले से हुकूमत ने जो है वो आम आदमी के लिए क्या मराहत दी है। वेलकम टू दी शो सर, और ज़रा बताएँ सर हमारे नाजरीन को। जी, अस्सलाम वालेकुम साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। इसमें जी वैसे तो ओवरऑल जो बजट में है, इसमें कोई एक्स्ट्रा टैक्स जो है सिर्फ दो नजर आ रहे हैं। एक जो बोनस पे शेयर्स पे लगाया गया है 10% का, और बाकी जो POS पे इन्होंने पॉइंट ऑफ सेल है जो वो इनहांस किया है 12% टू 15%। इसके अलावा एज सच अभी जो एक हमने सेलियंट फीचर्स वगैरह देखे हैं उस पे तो नहीं है। डेफिनेटली जब हम डिटेल में फाइनेंस बिल देखेंगे तो उसमें माइट भी कुछ सैलरीज के रेट्स पर या जो अदर यूपीज एंड कंपनीज के उसमें कोई डिफरेंस आए। तो अभी मैं ओवरऑल अगर बात करूं तो उसमें इन्होंने लिस्टेड कंपनीज के टर्नओवर टैक्स को जो है वो 1.5 से 1.2% किया है। ये एक अच्छा उस साइड पे एक डिसीजन है कि ये अगर प्रपोजल जो आई है। अच्छा, मलिक साहब साथ साथ जो है ना, इनका हमें वो भी देते जाए कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इससे इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। हाँ जी, ये बिल्कुल इसका देखें, जब कम हुआ है लिस्टेड कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है, तो ये बेहतर होगा। IT सर्विसेज की बात कर रहा था कि जैसे इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में इन्होंने 15% से 5% पे किया है विद नो इनपुट एडजस्टमेंट। ये एक अच्छा इम्पैक्ट है। उससे फॉरेन रिमिटेंसीज जो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं और मजीद आएंगे, जो कि पहले टैक्स लगाने की वजह 1% वो 0.25% जब पिछले साल लगा था, तो हमारी तरफ से यही सजेशन थी कि जी आपने टैक्स क्रेडिट तो जरूर दे दिया है, लेकिन 0.25% की वजह से डॉक्यूमेंटेशन इशू आएंगे तो लोग बजाय पाकिस्तान पैसा लाने के वो पार करेंगे। ठीक है। तो इसमें ये एक तो उन्होंने इसे एग्जाम कर दिया डॉक्यूमेंटेशन से, रिटर्न से, और प्लस उसको सर्विसेज पे भी, ICT में भी रेट कम कर दिया। ये अच्छी जो है अमल है, अप्रिशिएबल है। ठीक है। सेकंड, फॉरेन रिमिटेंसीज के लिए इमूवेबल प्रॉपर्टीज पे जो 2% का टैक्स था और वो उसे जीरो कर दिया गया है। वो भी अच्छा है कि ताकि लोग वो इन्वेस्ट करें और वहां से पैसा आए, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान को इकोनॉमी की जो पोजीशन है तो बहुत ज्यादा जरूरत है। और इमूवेबल प्रॉपर्टी से नॉर्मली जो है वो कितना कितना टैक्स कलेक्ट हो जाता है, या लोग, अब आप तो प्रैक्टिसिंग में हैं तो आपको ज़्यादा आइडिया होगा कि लोग जो है वो किस हद तक जो है इसको इमूवेबल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, या हुकूमत को कितना टैक्स इससे हासिल होता है। 1% था, और जब रजिस्ट्री वगैरह पे, ट्रांसफर्स पे, फिर इसको लास्ट ईयर में 2% किया गया, क्योंकि उसकी वजह है कि इसके जो DC रेट्स थे, करेक्टर्स के रेट्स, वो इनहांस किए गए, तो उसे बैलेंस करने के लिए 1% इसको बढ़ा दिया गया था। अभी भी अच्छा। मार्केट से रेट्स बहुत कम है, लेकिन इसमें आपको पता है कि बिलियन रुपीज हमारे प्रॉपर्टी में अभी भी हैं। जैसे ओपन फाइल्स का और बाकी इशू होता है, उस पर काफी कम किया गया है, इस पे काफी काम हुआ है। लेकिन उसके साथ साथ जो इस पे गेन टैक्स और बाकी टैक्सेस आने की वजह से प्रॉपर्टी का बिजनेस
इस वक्त बड़ी जो है ना वो डाउनफॉल पे है, वो रुका हुआ है। और उसको दोबारा उठाने के लिए इन्होंने अभी जो दो अमल किए हैं वो बहुत अच्छे हैं। पहला ये कि इन्होंने 39% टैक्स से 20% कर दिया है। सेकंड, बिल्डर्स वो जो 3 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन करेंगे तो उसका 10% और 5 मिलियन, इसमें विच एवर इज हायर जो है उसका उसे टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। सिमिलरली अगर कोई किसी की अपनी ओन प्रॉपर्टी है, वो भी अगर 3 साल में करता है तो 10 मिलियन और 10% और 1 मिलियन जो है विच एवर इज हायर, उसका उसे टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। अच्छा, इससे जो है हमारी जो रियल इस्टेट सेक्टर है या बिल्डर्स वगैरह हैं उनको फायदा होगा या उस उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा? जी जी, उसका ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट आएगा और इससे दोबारा प्रॉपर्टी का जो सेक्टर है वो उठेगा। नाजरीन, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हमें ज्वाइन किया है ज़फ़र मोतीवाला साहब ने, और इनसे भी हम थोड़ा सा व्यू जानने की कोशिश करेंगे। ये बताएं सर, ओवरऑल जो है ना बजट को आप किस तरीके से देखते हैं बिजनेस सेक्टर के लिए? रियल इस्टेट सेक्टर के हवाले से तो हमें अभी इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से शहजाद अहमद मलिक साहब बता रहे थे कि उनके लिए बड़ा पॉजिटिव है और उनको रिलीफ दिया गया है। तो एज ए होल जो है वो क्या किस तरीके से आप देखते हैं? साहब कह रहे हैं सही है, क्या उनको बताया होगा तारिक बाजवा ने, और कि भाई हमारे लास्ट टाइम जो कंस्ट्रक्शन के मद में जो टैक्सेस मिले थे, जो कंस्ट्रक्शन बूम था वो बहुत ज़्यादा थे, तो उनको इंसेंटिव देंगे तो फिर दोबारा वो सर्कल चलेगा। तो ये एक अच्छी बात है। दूसरा, उसमें वो जो फॉरेन इन्वेस्टर नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी लेगा उसका विदहोल्डिंग टैक्स हटाना सही है। हमारे स्टॉक एक्सचेंज पर भी कोई इफेक्ट नहीं है सिवाय बोनस शेयर पर 10% टैक्स लगा है। लेकिन चक्कर ये है कि बाकी जो इन्होंने अपने एक्सपेंडिचर बताए हैं वो अचीवेबल ही नहीं है, कि आपके पास इतने पैसे कलेक्ट नहीं होंगे कि वो आप ये सब खर्चे कर सको। और इसके इन सब इंफ्रास्ट्रक्चर के खर्चे, 50,000 ट्यूबवेल को सोलर करना, अपना सब लवाजमात देना, कि भाई K4 का भी कहाँ कर दिया, सब चीज कहाँ कर दिया। बट वेयर इज द मनी, शो मी द मनी। तो फिल्म एक जेरी आई थी तो उसमें एक ही बात बोल रहा था, शो मी द मनी। अब या इतने तेजी से इन्होंने अपने खर्चे गिनाए कि ये भी कर देते हैं और ये भी कर देते हैं और ये भी कर देते हैं, कि फिर वो जो टारगेट्स हैं वो अचीवेबल होते नहीं है। रेवेन्यू की साइड पर कोई नया ऐसी इन्होंने रेवेन्यू नहीं निकाली कि भाई वे के भाई रेवेन्यू बढ़े। फाइलर्स के ऊपर ही बोझ, फाइलर्स पर ही बोझ, फाइलर्स पर ही बोझ, नॉन फाइलर को ये कर दो वो कर दो, फिर भूल जाते हैं। तो ये सब जो है फाइलर्स के ऊपर, जो 3 मिलियन है उसमें से 2 मिलियन स्मॉल टैक्स फाइलर्स हैं। जो बड़े 10 लाख है उस पर ही ये 24 करोड़ आवाम तकादेन कर रही है। और ये इतना ज्यादा टैक्सेस का तकादेन हो सकता है कि कई फैक्ट्रियां, कई इंडस्ट्रियां अपना काम बंद कर देंगी, क्योंकि दे आर टायर्ड ऑफ इट। उनको रॉ मटेरियल महंगा, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर महंगा, उनको अब तो सैलरी जो उनका वर्कफोर्स थी वो भी महंगी हो गई है। अभी मैं सब किया है, 90 सेंट में, 92 सेंट में एक पोलो की शर्ट भरती है, तैयार होती है नहीं, आपकी बात सही है मोतीवाला साहब। देखें, मैं खुद भी यही सोचकर और परेशान हो रहा हूँ कि 14,460 का जो है ना हजम है और उसमें से 9,200 का इन्होंने टैक्स टारगेट रखा है। तो ये बाकी का जो बजट का खसारा है, अब आप ये कह रहे हैं कि टैक्सेस भी इतने ज़्यादा नहीं लगाए सिवाय चंद एक के, तो अगर नहीं लगाए इतने सारे टैक्स तो ये इतना सारा खसारा क्या कर्जा लेके पूरा होगा? और कर्जा लेंगे तो अगली मरतबा तो हमें इससे भी ज़्यादा कर्जा देना पड़ेगा। तो ये तो एक हम डेट ट्रैप में नहीं फंस गए? और कर्जा लेने जा रहे हैं फौरी तौर पर, और वो कह रहे हैं तुसी इत्थे आओ फिर बात करते हैं। तो वो जो है, अब IMF भी थोड़ी बहुत पंजाबी बोल लेते हैं, तो वो जो है उनका अब जो टीवी पर चलता है उनकी बॉडी लैंग्वेज आप देख रहे हो। वो जिन्होंने 6-6 महीने से साइन किए हुए थे कर्जा लेने के लिए IMF, उनको जिनको उनकी हुकूमतों ने धमकियां नहीं दी थी, उनके फॉरेन फाइनेंस मिनिस्टर ने धमकियां नहीं दी थी IMF, उनको रुला रुला के एंड में दिया है। श्रीलंका को $3 बिलियन कब दिए? आखिरी महीने। जैम्बिया, घाना, जिम्बाब्वे, उनको तो अभी तक पैसे ही नहीं दिए, जबकि दे आर सिग्नेटरी। इनके सब यस हो गया था फ्रॉम लास्ट 6 मंथ्स। तो ये देखते हुए ये मुझे लगता है अभी जैसे लास्ट बजट को 3 मरतबा रिवाइज किया गया, तो अभी ये फिल्म बाकी है मेरे दोस्त।
अच्छा मलिक साहब, आपकी तरफ आऊंगा। ये बताइए, आईसीएमए ने जो बजट के लिए प्रपोजल्स दिए थे, तो उनमें से कौन कौन से प्रपोजल जो है ना वो एक्सेप्ट किए फेडरल गवर्नमेंट ने? उसमें जी सबसे ज्यादा हमारे भी दो चीजों पे था कि हमने कहा था जी कि आईटी जो है, क्योंकि इस वक्त बहुत जरूरत है मुल्क के लिए भी, और उस पे आप लाजमी रिलीफ दें और कोशिश करें कि ताकि ज्यादा से ज्यादा जो एक्सपोर्ट हो आईटी सर्विसेज, और उस पे पैसा डॉलर। और भी जब मजीद डिटेल में फाइनेंस बिल देखेंगे तो काफी सारी चीजें हुई हैं, और इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट के लिए इन्होंने वो अच्छे लिए हैं, जो 50% का कह रहे हैं एडॉक, और बाकी जो फ्रीज हुए हुए थे काफी अरसे से। इससे अच्छा इम्पैक्ट सैलरीज पे आ जाएगा। पेंशन पे 17.5% की इंक्रीज दे रहे हैं, और मिनिमम वेज जो है कि वो 32,025 से चली गई है। उससे फायदा ये होगा कि चले गवर्नमेंट साइड पर तो मिलेंगे, और ये बाकी अदारे भी अगर इसी साइड पे इंक्रीज कर देते हैं तो कुछ लोगों को कुछ रिलीफ मिल जाएगा जो लो वेजिस लोग हैं। ईओबीआई में एफएम साहब ने कहा कि जी हमने बात की है, क्योंकि वो तो उनके अपने डिसीजंस हैं, तो उन्होंने एग्री किया है कि हम पेंशन 8,500 से 10,000 कर देंगे। तो वो भी एक चले गरीब तबका जो है उसके लिए ये 2-2.5 हज़ार का भी एक अच्छा इम्पैक्ट आएगा। और एक जो हमारा बड़े आप ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स करें और हेरासमेंट काम करें, इस पे अब एफबीआर किस तरह देखता है, इसमें कोई एज सच इतना ज्यादा काम नहीं हुआ। सिर्फ एक किया है इन्होंने कि जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन में कहा है कि जी 0.6% हम कर रहे हैं, पॉइंट वो भी जो है ना बैंकिंग ट्रांजैक्शन के हवाले से हम जफर साहब से पूछेंगे। अच्छा जफर साहब, ये बैंकिंग सेक्टर के ऊपर जो टैक्सेस जो है वो लगाए गए हैं, थोड़ा बढ़ाए गए हैं नॉन फाइलर के ऊपर, तो इस कदम को आप किस तरीके से लेंगे? इससे मतलब फाइलर्स की तादाद में इजाफा होगा, तो ये एक अच्छा कदम है या क्या आपका क्या ख्याल है इसके ऊपर? ये जो नॉन फाइलर्स हैं दे डोंट केयर, ये आना ही नहीं चाहते टैक्स ब्रैकेट में। इनको जो तकलीफें होती हैं, तकलीफें कैश देकर निकल जाते हैं। ये कहते हैं हमको अपने डॉक्यूमेंटेशन करानी ही नहीं है। तो ये तो एक टीवी चैनल पे मैं मुझसे पूछा कि सर फिर आप बताएं कि सबसे ज्यादा खुशी इस बजट में किसको हुई है, यानी लास्ट ईयर की बात है। मैंने कहा सबसे ज्यादा खुशी नॉन फाइलर्स को होती है कि ना उसको फिक्र है कि मेरे पैसे से हॉस्पिटल कहाँ बनेगा, मेरे पैसे से स्कूल कहाँ बनेगा, मेरे पैसे से इंफ्रास्ट्रक्चर कौन सा लगेगा। दे डोंट केयर, उनको क्या है। वो अगर एक आध गाड़ी खरीदते हैं तो वो अपना वो दे देते हैं सीबीटी। फिर अगर एक फ्लैट प्लॉट खरीदते हैं तो वो उसमें डाल देते हैं कि भाई ले लो चलो। वो अपना टोटल एसेट शो करना ही नहीं चाह रहे। मसला यही है ना। आप इनको जब तक सख्ती से फाइलिंग के लिए नहीं करोगे। देखिए मुशर्रफ का हम हमेशा एरा क्यों याद रखते हैं कि मुशर्रफ के खाली मैं 4 फिगर देता हूँ। तो 2.5% पर इंटरेस्ट रेट, 60-61 पर डॉलर, 7 से लेकर 8% का जीडीपी भले जैसा भी था चल रहा था। और सबसे बड़ी बात कि सेल्फ असेसमेंट थी, तो सेल्फ असेसमेंट में मैंने देखा लोगों को लाइनें लगाकर फाइलर बनते हुए। और 3-3 गुना उससे पहले जब नहीं थी सेल्फ असेसमेंट तो 3-3 गुना ज्यादा टैक्स आया कि लोगों ने कहा यार ये चक्कर में ही नहीं पड़ना है, दे देते हैं। खुशी थी उस टाइम। अच्छा अच्छा जफर साहब, ये अभी मलिक साहब फरमा रहे थे कि जैसे आईसीएमए ने भी जो है वो प्रपोज किया था कि आईटी के हवाले से जो है ना थोड़ी सी इंसेंटिव दिए जाएं। तो जफर साहब, आपका क्या ख्याल है कि ये जो इस मरतबा इंसेंटिव्स दिए हैं, तो इससे कोई हमारे कोई रेमिटेंसेस वगैरह में या एक्सपोर्ट, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स में या आईटी एक्सपोर्ट्स में आप कोई इजाफा फोर्सी कर रहे हैं? इसको एक और है ना, दुनिया में हमारा जो प्रोडक्ट है सॉफ्टवेयर में है उसमें थोड़ी डिमांड कम हुई है, क्योंकि दुनिया में ये जो सबसे ज्यादा अपना जो यूजर्स थे वो मुल्क जो थे वो खुद परेशान है। देखिए रिसेशन में आप किसकी लाइन में खड़े हैं पता है आपको? 75% चांस है यूके का रिसेशन में जाने में, 65% अमेरिका का है, 65% जर्मनी का है। बीच में हम खड़े हैं, हमारे जैसे कंगला मोड़ 70% चांस है।
तो जब वो बड़े मुल्कों में रिसेशन होगा तो यहाँ इंसेंटिव देकर भी हम क्या क्या अभी तक हम आए? हम बाबू नायडू जैसे लोग तो नहीं पैदा किया जिसने अभी 50 बिलियन का, तो हैदराबाद दक्कन जो है वो 50 बिलियन कर रहा होगा इंडिया का सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट। हम क्या है अभी 2.5 बिलियन से 4 बिलियन पहुंचे, 4 बिलियन के 5 बिलियन हो जाएगा, दैट्स इट। बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा, प्रोग्राम में हमें मज़ीद कुछ मेहमानों ने ज्वाइन किया है। पहले हम बात करेंगे मोहसिन शेखानी साहब से। शेखानी साहब बताएं सर, ये बजट के फिगर्स तो आप तक पहुंच गए होंगे, तो किस तरीके से देख रहे हैं इस बजट को? देखिए, जो सेंटिमेंट है वो तो बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है और बजट में कोशिश की गई है, लेकिन बजट इन हालात में जो आपके वसाइल होंगे, जो आपकी कंडीशन होगी, वही आप दे सकते हैं। और बजट में कुछ पॉलिसीज दी जाती है, लेकिन बेसिकली हमें जब तक डायरेक्शन को सही नहीं करेंगे चीजें बेहतर नहीं होगी। जहाँ डॉलर की कंडीशन है वो रुक नहीं रहा, इंटरेस्ट रेट इतने हाई है, आपके इंडस्ट्री चल नहीं सकती, प्रोजेक्ट चल नहीं सकते, लोगों को रोजगार के लिए नए प्रोजेक्ट नहीं आएंगे। जब 20% 21% मार्कअप होगा तो एक्टिविटी कैसे होगी, कंट्री आगे कैसे जाएगा? तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत सारे ऐसे लूप होल्स हैं और मुझे लगता है कि जो डेफिसिट बहुत बड़ा है, अभी IMF तो इसको एक्सेप्ट करता है नहीं करता, दोबारा इनको बजट में दोबारा रीडिजाइन ना करना पड़े जो लास्ट टाइम हुआ था। तो ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जो लग रहा है इसमें तहफ़्फ़ुज़ात, इसमें आपकी बात बिल्कुल सही है कि तहफ़्फ़ुज़ात लोगों को हैं कि ये इसमें जो बजट खसारा है उसको किस तरीके से पूरा किया जाएगा। प्रोग्राम में हम खुशामदीद करेंगे HM शहजाद साहब को, आल पाकिस्तान मोटर डीलर एसोसिएशन के नुमाइंदे हैं, और थोड़ा सा हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर के ऊपर जो है वो इसका क्या इम्पैक्ट है जो इस वक्त जो बजट आया है। एक इन्होंने केप हटाया है, जो केप हमने 2005 में उस वक्त की हुकूमत शौकत अजीज साहब थे, जब हमने ये तमाम ड्यूटियां 1800 सीसी तक की गाड़ियों पर फिक्स करवाई थी। उसका मकसद ये था कि वो कस्टम के जो पावर्स थे वो मिस हो रहे थे, तो हमने ये अपील की थी और वो डॉलर ड्यूटी जो है 1800 तक की गाड़ियों के ऊपर जो है वो फिक्स हो गई थी। आज 25 साल से ये प्रैक्टिस चली आ रही थी और हुकूमत के खजाने में डायरेक्ट पैसा बहुत बड़े पैमाने पे ड्यूटीज जा रही थी। अब ये 1300 तक तो इन्होंने कैप लगा रखा है, 1300 के बाद जो है ये कैप हटा दिया है, जिससे गाड़ियां महंगी होगी, सस्ती नहीं होगी। क्योंकि दो चीजों का फर्क आएगा, एक तो जो कस्टम ऑफिसर्स के पावर है वो दोबारा बढ़ जाएंगे, और प्लस ये जो गाड़ियों के ऊपर एडिशनल कस्टम ड्यूटी 7% है हाइब्रिड के ऊपर, वो भी इसके ऊपर असरअंदाज होंगी और गाड़ियों की कीमत बढ़ेगी, गाड़ियां महंगी होंगी, सस्ती नहीं होंगी। ठीक हो गया, गाड़ियां महंगी होगी। अच्छा सर, ये बताएं, अभी इस वक्त पोर्ट के ऊपर जो है वो आप लोगों की पुरानी गाड़ियां भी काफ़ी सुनने में आ रहा है कि खड़ी हैं, उनका भी डैमेज वगैरह का भी मसला चल रहा है डॉलर की अनअवेलेबिलिटी की वजह से, उसकी क्या पोजीशन है इस वक्त? देखिए, एक तो ये जो गाड़ियां खड़ी हो गई थी उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि अचानक गवर्नमेंट ने जो है, आपको पता है कि RD रेगुलेटरी ड्यूटी नाफिज कर दी थी आज से 10 माह पहले। वो गाड़ियां आने के बाद जब RD लगा दी तो वो गाड़ियां लोग क्लियर नहीं करा सके थे, और साथ ही जो है वो फिर जब डैमेज इतना बढ़ गया तो वो जाहिर सी बात है गाड़ियां क्लियर नहीं हो सकती थी, और कुछ लोगों ने अगर गाड़ियां क्लियर की भी तो वो बहुत ज्यादा नुकसान में लोगों ने गाड़ियां बेची है। तो अब खैर अब तो RD हट गई है। ये गवर्नमेंट ने 31 मई को जो डेट गई हमारी, उसमें RD दोबारा नाफिज नहीं की। ये हुकूमत का एकदम अच्छा था, लेकिन जब RD लगाई थी तो 204 रुपए का डॉलर था, और जब आज ड्यूटी अपना RD हटाई है तो डॉलर तकरीबन 285, 88, 90 का है। तो जो RD का इम्पैक्ट आना चाहिए था, गाड़ियों की कीमत कम होनी चाहिए थी, वो डॉलर की वजह से नहीं हो सकी। और मजीद आज के बजट के अंदर, आज की जो बजट जो तकरीर की है और जो सामने जो फाइनेंस बिल आया है, उसमें जो ये जो केप उन्होंने हटाया है और 1300 सीसी तक रखा है, इससे भी गाड़ियां महंगी होगी, आवाम को
सस्ती गाड़ियां नहीं मिलेंगी। शेखानी साहब बताएं, रियल इस्टेट सेक्टर के लिए जो इनमें मराहत रखी गई हैं खास तौर पे उनको अट्रैक्ट करने के लिए कि लोग रियल इस्टेट सेक्टर में इन्वेस्ट करें, और आपको पता है कि जब रियल इस्टेट सेक्टर में इन्वेस्ट किया जाता है तो इसका मतलब है उससे रिलेटेड इंडस्ट्रीज भी चलती हैं, तो उसको टैक्स बेनिफिट्स दिए गए, तो उस हवाले से थोड़ा सा आप हमें बताएं हमारे नाजरीन को। देखिए, रियल एस्टेट भी जब चलेगी जब कोई आदमी की खरीद की पोजीशन होगी। आप अगर खरीदने की पोजीशन में कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन डबल हो गई है और आपकी जो ताकत है खरीदने की वो हाँ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में पॉसिबिलिटीज है नहीं, आपको फाइनेंस मिल नहीं सकता कहीं से। जो 5% बैंकों से 6% पे फाइनेंस था वो आज 25% पे है। आप अगर वो लेते भी हैं तो आप रीपेमेंट नहीं कर सकते, तो डिफॉल्ट हो जाते हैं। तो ये ऐसे प्रॉब्लम्स है जिसको हमें एड्रेस करने की जरूरत है, और हमें कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो आज डबल हो गई है उसका भी अंदाजा नहीं है कि वो कहाँ पे जाके ठहरेगी। लेकिन कोशिश बजट में बहुत की गई, काफी रिलीफ दिया गया, सैलरीज बढ़ाई गई, एक आम आदमी की इनकम बढ़ाई गई, ये सारी चीजें थी, आईटी की तरफ भी तवज्जो दी गई, लेकिन ये पॉसिबल कैसे होगा ये समझ नहीं आ रहा है। अच्छा मोहसिन भाई, अभी भी आप इस वक्त भी जो है ना बैरून मुल्क है, तो आपको नहीं लगता कि हमारा जो रियल इस्टेट सेक्टर है वो जो फॉरेन जो बैरूनी सरमायाकारी है उसको बहुत इन्वेस्ट या अट्रैक्ट कर सकता है, ख़ास तौर पे जो हमारे बैरून मुल्क पाकिस्तानी है उनको अगर आप प्रोजेक्ट अच्छे अच्छे बना के बेचें तो उनसे हमारे पास ना सिर्फ ये कि अच्छा ज़र मुबादला आ सकता है, बल्कि आजकल ये जिन हम क्राइसिस से गुजर रहे हैं तो इससे भी निकल सकते हैं। देखिए, इसके लिए बाकायदा हमें डिजाइन करना पड़ेगा, लोगों को एतमाद देना पड़ेगा। लोग डॉलर यहाँ से भेजते हैं अपनी रियल एस्टेट लेने के लिए, और अगर वो मजीद डिवैल्यू हो जाता है तो वैसे ही उनको कुछ नहीं मिलता। तो वो बड़े इस वक्त बड़ा वो लोगों में है कि अगर ये कहीं स्टेबिलिटी आ जाए, कहीं लोगों को एक एतमाद हो जाए कि ये जो भी प्राइस है आज 315 रुपए है, 20 रुपए फिक्स हो जाए साल 2 साल के लिए तो बहुत पैसा आएगा। लेकिन जब तक आपको लोगों को ये नहीं होगा कि इनकी अमाउंट फिक्स नहीं होगी, ये 350 हो जाएगी, एक इसी तरह सारी मार्केट चल रही है ना। आपको रीपेमेंट करनी है डॉलर में, मजीद आपके लोन से जो आपको पेमेंट करने हैं, तो कहाँ से आएगा? तो लोगों में एतमाद नहीं आ रहा, सेंटिमेंट पॉजिटिव नहीं हो रहा। थोड़ा हमें करने की जरूरत है। अगर हम ये कर लेते हैं तो रियल एस्टेट में समझता हूँ वो है कि हम 10-15 बिलियन ओवरसीज पाकिस्तानी से ला सकते हैं। सिर्फ एतमाद की बात है कि हम उनको कोई ऐसी चीजें डिजाइन करके दे, ऐसे प्रोजेक्ट दे जो उनको वक्त पे डिलीवर हो जाए। जो शहजाद साहब, अच्छा इस वक्त सर मार्केट में डॉलर की अवेलेबिलिटी की क्या पोजीशन है, किस रेट पे मिल रहा है? उसकी वजह से भी तो कीमतों में जो इजाफा हुआ है, जाहिर है अच्छा खासा ऑटोमोबाइल सेक्टर जो सबसे ज्यादा इसको डेंट पड़ा है। अच्छा, मैं आपको यहाँ ये बताता चलूं, जो टीआर बैगेज गिफ्ट कहते हैं, जो बाहर समंदर पार पाकिस्तानी गाड़ियां बेचता है ना, उससे आपके मुल्क का डॉलर जाता नहीं है, बल्कि वो जो गाड़ी समंदर पार पाकिस्तानी भेज रहा है टीआर बैगेज गिफ्ट के तहत, वो साथ में गाड़ी के साथ साथ डॉलर ड्यूटी भी आपको आपके मुल्क को भेज रहा है। लेकिन फिर उस ओवरसीज पाकिस्तानी के साथ आप ज्यादती भी कर रहे हैं। तो मेरी आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं अपील करूंगा वजीर खजाना साहब से कि खुदारा इस पर जो ये कैप 1880 तक का था वो लगा रहेंगे, और बल्कि आपको अगर डॉलर ड्यूटी ज्यादा चाहिए तो उसके और तरीके कार हैं, और आवाम को सस्ती गाड़ी चाहिए तो गाड़ी की एक लिमिट आप बढ़ा दें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जो आज के मेहमान थे, ज़फ़र मोतीवाला साहब, शहजाद अहमद मलिक साहब, मोहसिन शेखानी साहब और HM शहजाद साहब। ओवरऑल जो है वो जो फिनोमेना बनता हुआ नज़र आ रहा है वो ये है कि नो डाउट कि इस वक्त क्राइसिस बहुत ज़्यादा है। जो फिगर्स और जो बजट हुकूमत ने पेश किए वो रियलिस्टिक नहीं है और वाकई ही नहीं है। इनमें से कोई भी चीज़, चाहे आप वो टैक्स कलेक्शन का हदफ देख लें, इंटरेस्ट की पेमेंट्स का हदफ देख लें, इनको अचीव करना जो है ना बज़ाहिर बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। इतना सारा सूद करना कि आप ये समझें कि आपका 14,460 का टोटल वॉल्यूम है और उसका अगर 50% आप जो है वो समझें आपका सूद की मद में जा रहा है तो फिर आपके पास बच क्या रहा है। इसका मतलब तो यही है ना कि अब आगे आपको फिर मज़ीद कर्ज़े लेने के लिए, पिछले कर्ज़े उतारने के लिए जो है वो मज़ीद कर्ज़े लेने पड़ेंगे। लेकिन साथ ही साथ हमने जो पॉजिटिव बातें आपकी तरफ जो हमारे उन्होंने की हैं, जो हमारे आज के मेहमान थे,
तो उनसे आपको एक चीज़ बहरहाल नज़र आई होगी, सब ने इस चीज़ के ऊपर कंसेंसस किया है कि एक तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो होनी चाहिए, और दूसरा जो मैं अक्सर कहता भी रहता हूँ कि पवस्तर शजर से उम्मीदें बाहर रख। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।